नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज का यह वीडियो इतिहास की प्रमुख पुस्तकों पर आधारित है, जो कि स्टैटिक्स जीके का भाग है और साथ ही साथ यह पुस्तकों को हिंदी के भी प्रश्नोत्तर में या पेपर में पूछ लेता है। तो यह इसका पहला पार्ट है और इसमें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो हितोपदेश नामक पुस्तक है वह नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होता है बी, इनका नाम नारायण भट्ट भी आता है। बात करते हैं हितोपदेश पुस्तक की, तो यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसका बाद में बेसिक तौर पे अनुवाद हुआ है। और इसके जो लेखक हैं नारायण पंडित यानी कि नारायण भट्ट, यह संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। अगर इस पुस्तक की बात किया जाए तो इसमें भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेश जैसी कथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें रचयिता ने जो है पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना करी है और साथ ही साथ जिसकी हर एक रचनाएं, जिसके जरिए हमें किसी न किसी एक शिक्षाप्रद कहानी हर एक रचनाओं से मिलता है। जैसे कि आप पंचतंत्र की कहानियों को देखते हैं कि उसकी जब अंत होती है तो उसके जरिए हमें किसी न किसी प्रकार की एक शिक्षा मिलती है। उसी प्रकार से हितोपदेश की भी जो कहानियां समाप्त होती हैं उससे किसी न किसी प्रकार की हमें शिक्षा मिलती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर शाहनामा के अगर रचनाकार की बात किया जाए तो शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। तो सही ऑप्शन होता है बी। तो जानते हैं कि शाहनामा की अगर बात किया जाए तो यह फारसी भाषा में, ठीक है, लिखा एक महाग्रंथ है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। इसमें ईरान तथा अरबी फतह, जो कि अरबी फतह 636 ईस्वी के पूर्व शासकों के द्वारा, मतलब कि विभिन्न शासकों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसे बेसिक तौर पे अरब का महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात किया जाए कि शाहनामा, तो शाहनामा बेसिक तौर पे जो लेखक हैं फिरदौसी, वह महमूद गजनवी के दरबार में, मतलब कि महमूद गजनी के दरबार में, ठीक है, यह रहते थे फिरदौसी। और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, यह शाहनामा लिखा गया है। तो इसे अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। शाहनामा को अफगान का महाभारत भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रघुवंशम भी कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की है और कुमार संभवम भी कालिदास की है। यहाँ पे मुद्रा राक्षस की बात किया है तो यह कालिदास की रचना नहीं है, यह जो है वह विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। अब यहाँ पे बात किया है तो ये बाकी तीनों के तीनों जो है वह आपके कालिदास की रचना है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो आप सभी ने पता है कि नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं उनका नाम है भरत मुनि। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि नाटकों से संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहा जाता है और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, भारतीय नाटक और काव्य आदि ग्रंथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके भरत मुनि के द्वारा एक तो नाट्य शास्त्र लिखा गया, दूसरा आपका है काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ, ठीक है, काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ भी भरत मुनि के द्वारा ही लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक भारत में किस राज्य के इतिहास का ज्ञात होता है। तो भारत में किस राज्य के इतिहास का ज्ञात हमें राजतरंगिणी नामक पुस्तक से होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है बी कि राजतरंगिणी से हमें जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। जानते हैं यहाँ पर कि राजतरंगिणी जो है वह कल्हड़ के द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा में लिखी यह ग्रंथ है। राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, यानी कि राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ होता है कि राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसकी रचना जो है वह 1147 से 1149 ईस्वी के बीच में की गई थी। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। तो यहाँ पे कश्मीर का एक और नाम मिलता है, जैसा कि मैंने बताया कि कश्मीर का जो पुराना नाम मिलता है कश्यप मेरु, ठीक है, कश्मीर का इस पुस्तक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कश्मीर का नाम कश्यप मेरु मिलता है।
अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा था। तो यहाँ पर हुमायूं नामा जो है वह गुलबदम बेगम के द्वारा लिखा गया था, तो सही ऑप्शन होता है डी। अब जानते हैं कि हुमायूं नामा जो है प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है, और यह पुस्तक जो है हुमायूं की बहन जो गुलबदन के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हुमायूं नामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति की भी हमें जानकारियां भी मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है कि मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास की कृति है, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। तो यहाँ पे जानते हैं कि मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास रचित संस्कृत का नाटक है, और यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी और उनके विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों को समर्पित है। तो यह भी पूछा जाता है कि मालविकाग्निमित्रम कुल कितने अंकों में है, तो 5 अंकों में है, और इसमें किसका किसका वर्णन है। तो मैंने बताया कि मालदेव की राजकुमारी है मालविका तथा विदिशा के राजा हैं अग्निमित्र, इनके प्रेम संबंध और इनके विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य की अगर रचना की बात की जाए तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कवि कालिदास हैं, तो सही ऑप्शन होता है बी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इस महाकाव्य में कुल 19 सर्गों में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि रघुवंश महाकाव्य कुल कितने सर्गों में, तो कुल 19 सर्गों में उत्पन्न, ठीक है, 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज के आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम इसमें विशद के वर्णन, मतलब राम का इसमें विशद के रूप में वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग इन्हीं विशद को यानी कि राम को ही समर्पित है। तो यहाँ पे याद रखिए कि कालिदास से जो ग्रंथ पूछे जाते हैं डीप में ही पूछे जाते हैं। तो कालिदास का जो रघुवंश है वह 19 सर्गों में, और इसमें कुल 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। और ये राजा किस वंश के हैं, तो आपके राम के वंश के, तो आप इसीलिए इसको रघुवंश मतलब कि काव्य रखा गया है। अगला जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वह चाणक्य हैं, तो सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं यहाँ पर कि अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का ग्रंथ है, और इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह एक प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। अगला जो प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के जो लेखक हैं वह हैं बाण भट्ट, तो सही ऑप्शन होता है बी। यहाँ पे बात करते हैं कि हर्षचरित जो है संस्कृत में बाण भट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन चरित वर्णन है। ऐतिहासिक कथानक से संबंध में यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के मतलब कि दरबार के कवि थे, और उनके 2 प्रमुख ग्रंथ, एक है हर्षचरित और दूसरा पूछा जाता है कादंबरी, ठीक है। तो इसके भी लेखक कौन है, बाण भट्ट हैं। अगला जो प्रश्न है यह पूछा गया है आपका कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह हैं पाणिनि। अब जानते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसकी बेसिक तौर पे कल्पना की जाती है कि इसकी रचना 700 ईसा पूर्व की गई थी, और इसमें कुल 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, ठीक है, और प्रत्येक पाद में 38 से लगभग 220 सूत्र हैं। और इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद, ठीक है, सब मिलाकर कुल 4000 सूत्र हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं। तो 8 अध्याय होने के कारण इसको अष्टाध्यायी कहा गया, और इसमें सूत्रों की कुल संख्या कितनी है, 4000 है। और इसे किसने लिखा है, तो पाणिनि ने लिखा है। यह संस्कृत के व्याकरण पर आधारित है।
अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे है आपका रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मृच्छकटिकम या मेघदूत। तो यहाँ पर मृच्छकटिकम जो है वह बेसिक तौर पे कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह जो लिखा गया है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मृच्छकटिकम जो है वह शूद्रक के द्वारा लिखा गया। बाकी रघुवंशम, ठीक है, ऋतुसंहारम और मेघदूत ये सभी के सभी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं कि मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की गाड़ी। यह संस्कृत नाट्य साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है और इसमें कुल 10 अंक हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं और यह बेसिक तौर पे इसके जो नाटक की पृष्ठभूमि है वह आधुनिक पटना यानी कि पाटलिपुत्र, पुराना पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना की पृष्ठभूमि पर मृच्छकटिकम को लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चरक संहिता की अगर बात की जाए तो चरक संहिता जो है वह चिकित्सा से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। बात करते हैं कि चरक संहिता जो है वह आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है और इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, ठीक है, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतिसंस्कार चरक हैं। भारतीय चरक चिकित्सा मतलब भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं। एक है चरक, दूसरे हैं आपके सुश्रुत और तीसरे हैं वाग्भट। चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी से पूर्व हुई थी और इसके रचनाकार कौन है तो चरक हैं। ठीक है, और यह किस भाषा में लिखा गया है तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह किससे संबंधित है तो आपके चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो बीजक की अगर बात करें तो बीजक जो है कबीर की कृति है। ठीक है, और इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक भी मानी जाती है। तो जो लोग कबीर पंथी मानते हैं वे लोग बीजक को अपना पवित्र, जैसे कि हिंदू धर्म में गीता है, ठीक है, इस्लाम में कुरान है, उसी प्रकार से कबीर पंथ वाले बीजक को अपना एक पवित्र पुस्तक मानते हैं और यह कबीरदास की पुस्तक है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा है कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है। तो पद्मावती कथा के जो लेखक हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पद्मावती यानी कि पद्मिनी जो है वह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह यानी कि या रत्न सेन कहीं पे नाम आता है और कहीं पे रत्न सिंह नाम आता है। तो इनकी रानी थी जिनका समय काल 303 से, ठीक है, 302 के बीच में रहता है। 1302 से 1303 के बीच में रहता है। और इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत ही संदिग्ध है और इनका इतिहास अस्तित्व तो प्रायः इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पद्मावत नामक महाग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते होंगे, उसने आक्रमण किया था और उसके बाद की सारी घटनाओं का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत नामक महाकाव्य में किया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। तो काव्य दर्श नामक जो ग्रंथ है वह डांडी के द्वारा किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि काव्य दर्श जो है वह अलंकार शास्त्राचार्य डांडी के द्वारा 6वीं से 7वीं शताब्दी द्वारा लिखी गई है और यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है और डांडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। काव्य दर्श 10 कुमार चरितम इनकी रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। तो नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है वह हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है, लिखी गई है। रत्नावली में राजकुमारी रत्नावली और उदयन के प्रेम कथा का वर्णन है। प्रियदर्शिका की अगर बात करें तो प्रियदर्शिका में जो है सम्राट हर्ष की कथा तथा नागनंद में गौतम बुद्ध, ठीक है, नागनंद की अगर बात किया है तो गौतम बुद्ध का चरित्र का वर्णन है। हर्षवर्धन की बात किया है तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा 590 से 647 ईस्वी तक रहा। यह प्राचीन भारत में एक राजा थे जिनकी सीमा उत्तर भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया और गुलबदन बेगम कौन थी तो हुमायूं की बहन थी।
अगला जो क्वेश्चन है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं वह हैं विज्ञानेश्वर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिताक्षरा जो है संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का सिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक जो हैं विज्ञानेश्वर हैं, जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य के राज्यकाल में रहते थे। इसमें बताया गया है कि हिंदू परिवार में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है, उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर चालुक्यों की बात किया है तो यह जो लिखा गया पुस्तक वह 1076 से 1126 के बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि यह बेसिक तौर पे चालुक्य नरेश के शासनकाल में विज्ञानेश्वर रहते थे और उन्होंने ही मिताक्षरा को लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मिताक्षरा का संबंध किससे है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पिछले क्वेश्चन में कि मिताक्षरा का जो संबंध है वह हिंदू विधि से है, कि इसमें बताया गया है कि पिता की संपत्ति में बेसिक तौर पे अधिकार किसका होता है, उसके पुत्र का होता है। और इसमें भी ये चीज़ बताया गया कि जब तक पिता नहीं चाहेगा तब तक पुत्र का उस पर अधिकार नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मिताक्षरा का जो संबंध है वह हिंदू विधि से है। अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, तो लीलावती जो पुस्तक है वह गणित से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। और यहाँ पे जानते हैं कि लीलावती लिखा किसने था, तो लीलावती को जो लिखा गया था वह भास्कर द्वितीय द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में इसकी रचना की गई थी। इसमें गणित और खगोल शास्त्र का बेसिक तौर पे वर्णन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। ठीक है, यहाँ पे जो भास्कर द्वितीय हैं इनकी बेटी का नाम क्या था, लीलावती था, और इन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने पुस्तक का नाम लिखा। इस ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति के प्रश्न एवं उत्तर प्रश्न प्रायः लीलावती को संबोधित करके इसमें पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है कि संस्कृत का ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, तो जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी वह व्याकरण से संबंधित है और इसके लेखक कौन है, पाणिनि है। और इसमें कुल मैंने बताया कि इसमें कुल 8 अध्याय हैं और कुल सूत्रों की बात की जाए तो इसमें कुल 4000 सूत्र हैं। तो 8 अध्याय होने के कारण इसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या था, तो बात करते हैं कि महाभारत महाकाव्य का जो मूल नाम था वह जय संहिता था। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि महाभारत में कुल 8000 मूलतः कुल 8800 श्लोक थे। ठीक है, यहाँ पे मूलतः की मैं बात कर रहा हूँ कि मूलतः इसमें 8000 कुल 800 श्लोक थे। तो इसका नाम क्या था, जय संहिता था। इसका अर्थ होता है कि विजय संबंधी ग्रंथ। बाद में श्लोकों की संख्या जो हो गई वह 24,000 होने के बाद, ठीक है, बाद में इसकी श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, तो 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण इसे भारत कहलाया। और कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। ठीक है, बाद में गुप्त काल में इसकी श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, तो 1 लाख हो गई। तो इस तरह से यह सहस्त्र मतलब कि सत सहस्त्रायी संहिता यानी कि महाभारत कहलाया। और महाभारत में कुल 18 पर्वों में विभाजित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत कितने पर्वों में, तो 18 पर्वों में विभाजित है। तो पहले मैंने बताया कि शुरुआती दौर में इसमें कुल 8800 श्लोक थे, तो इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। फिर गुप्त काल में इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई और इस कारण से इसे सत सहस्त्री संहिता यानी कि महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। और इसमें कुल 18 पर्वों का उल्लेख है। अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक हैं अश्वघोष। तो सही ऑप्शन होता है डी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बुद्ध चरितम जो है वह संस्कृत का महाकाव्य है और इसके लेखक जैसा कि मैंने बताया अश्वघोष हैं। इसकी रचना काल 2री शताब्दी मानी जाती है और इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। कुषाण नरेश कनिष्क के यह समकालीन थे। महाकवि अश्वघोष का जो समय था ईस्वी प्रथम शताब्दी का अंत और 2री शताब्दी का आरंभ था। इनके कुछ अन्य पुस्तकों की अगर बात करें तो अश्वघोष की जो पुस्तकें, एक तो आपका बुद्ध चरितम हो गया, दूसरा हो गया सौंदर्यानंद काव्यम, तीसरा हो गया गंडी श्रोतागाथा और चौथा हो गया आपका सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो सारीपुत्र, तो ये इनके 4 पुस्तक आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह बुद्ध चरितम ही पूछा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो यह कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है,
और कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? ठीक है, तो महाभाष्य की अगर बात की जाए तो महाभाष्य के जो लेखक हैं वह पतंजलि हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। तो यहाँ पे पतंजलि ने बात करें अगर महाभाष्य की, तो पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे व्याकरण महाभाष्य नाम दिया गया। महाभाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजय प्रांत पुष्यमित्र के स्रोत यानी कि अश्वमेघ यज्ञ में संभवतः पतंजलि पुरोहित हैं, और पतंजलि जो हैं वह योग सूत्र के भी रचनाकार हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाभाष्य किस पे लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया अष्टाध्यायी है, ठीक है, तो उसी पे, ठीक है, पतंजलि के द्वारा जो भाष्य लिखा गया उसे ही महाभाष्य कहा गया। अगला जो क्वेश्चन है कि नीति शतक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर नीति शतक के जो लेखक हैं वह भर्तृहरि हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब जानते हैं कि नीति शतक जो है भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों जिन्हें हम लोग मतलब कि भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतक हैं, और इन तीनों को शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। और इनमें से एक है आपका नीति शतक। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। नीति शतक में नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। और भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे, और शतक त्रय में तो पहला आपका नीति शतक आ जाता है, दूसरा आपका श्रृंगार शतक आता है, और तीसरा आपका वैराग्य शतक आता है। तो इन तीनों को मतलब नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक को मिलकर हम लोग शतक त्रय के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता की अगर बात की जाए तो बृहत संहिता के जो रचनाकार हैं वह वराहमिहिर हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे बात करें कि इसे जो है वराहमिहिर के द्वारा 6वीं शताब्दी में संस्कृत में एक विश्वकोश के रूप में लिखा गया, जिसमें मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया है। इसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, बादल, वर्षा, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, लग्न, पारिवारिक संबंध, रत्न, मोती एवं कर्म कांडों का भी वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बृहत संहिता कौन के लेखक कौन है, तो वराहमिहिर हैं। और वराहमिहिर की बात करें तो यह 5वीं और 6वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है आपका कि किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? तो किरातार्जुनीयम की अगर बात किया जाए तो किरातार्जुनीयम जो है वह भारवी की कृति है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब यहाँ पे बात करें कि किरातार्जुनीयम जो है वह संस्कृत ग्रंथों की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लेखक भारवी हैं, और इनका समय काल भी 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। यह रचना किरात रूपी शिव तथा पांडुपुत्र अर्जुन के बीच धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। कालिदास के पश्चात संस्कृत कवियों में भारवी का एक ऊंचा स्थान है, जो लगभग कालिदास के ही समकालीन थे। तो अगर ये भी इसमें पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम में किनका किनका वर्णन है, तो किरात रूपी जो आपका सांप है वहाँ पर आपके शिव हैं, और अर्जुन का वर्णन है। ठीक है, अर्जुन और शिव का किरातार्जुनीयम में वर्णन है। अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि मृच्छकटिकम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम, जैसा कि पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वह शूद्रक हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। और यहाँ पे मैंने बताया था कि मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की गाड़ी, और इसमें कुल 10 अंक हैं, और यह जो बेसिक तौर पर वर्तमान के पटना यानी कि प्राचीन समय के पाटलिपुत्र के पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह बेसिक तौर पे लिखा गया यह काव्य है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस की अगर बात किया जाए तो यह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होता है बी। अब इसमें अगर बेसिक तौर पे बात की जाए तो विशाख दत्त द्वारा जो लिखी मुद्रा राक्षस है वह 4वीं शताब्दी में लिखी गई है, और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त संबंधित ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। विशाख दत्त गुप्त काल के विभूति थे, और विशाख दत्त की 2 और रचनाएं हैं। एक का नाम आता है आपका देवी चंद्रगुप्तम, और दूसरे का नाम आता है राघवानंद नाटकम।
राघवानंद नाटकम। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे इनकी दो रचनाएं, तो सबसे अधिक तो मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट है देवी चंद्रगुप्तम। राघवानंद नाटकम का थोड़ा सा कम महत्व आपका मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है आपका कि 10 कुमार चरितम की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो 10 कुमार चरितम की जो रचना है वह डांडी के द्वारा किया गया है, तो सही ऑप्शन होता है डी। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। अगला है आपका पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। तो पंच सिद्धांतिका की अगर बात किया है तो पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर हैं, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पंच सिद्धांतिका जो है वह भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर का एक ग्रंथ है। महाराजा विक्रमादित्य के काल में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। वराहमिहिर के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक का नाम आता है आपका बृहज जातक और बृहत संहिता, और तीसरा आपका कि पंच सिद्धांतिका। ठीक है, तो और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वह खगोल शास्त्र पर आधारित हैं, और मूलतः इसमें पंच सिद्धांतिका जो है इसमें मूलतः खगोल शास्त्र का ही वर्णन मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है। तो मत विलास प्रहसनम जो है वह महेंद्र वर्मन की रचना है, तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मत विलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है, और यह जो है 7वीं शताब्दी की शुरुआत के विद्वान राजा महेंद्र वर्धन प्रथम के द्वारा 571 से 630 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। और इसमें मतलब कि 2 महान एकांकी नाटकों में से इनके मतलब कि अगर महेंद्र वर्मन की बात की जाए तो इनके 2 प्रमुख नाटक हैं जिनमें से यह सबसे ऊपर आता है। आगे की अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है चंपा राज्य के राजा थे। पहले वह जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में उन्होंने शैव धर्म को मतलब कि अपना लिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि स्वप्न वासवदत्तम के लेखक कौन है। तो स्वप्न वासवदत्तम के जो लेखक है वह कवि भास हैं, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे ठीक है, स्वप्न वासवदत्तम का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि वासवदत्ता का स्वप्न। अब यहाँ पे बात करते हैं कि महाकवि भास का प्रसिद्ध यह संस्कृत नाटक है, और ये एक राजा के अपने रानी के प्रति अविरहनीय प्रेम और पुनर्मिलन की इसमें कहानी लिखी गई है। भास जो है संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। भास जो है वह कालिदास जो गुप्तकालीन के ही समकालीन मतलब कि गुप्त काल और कालिदास के ही समकालीन समझे जाते हैं। अगला जो पुस्तक है वह पूछा गया है आपका कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह चंद्रवर दाई हैं, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब इसकी बात किया जाए तो पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है एक महाकाव्य है, और इसके लेखक में बेसिक तौर पे बात किया जाए तो आपके चंद्रवरदाई हैं, और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन हमें मिलता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यह पूछा गया है आपका कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है। तो कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। यह बेसिक तौर पे बंगाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा साल 1866 में हुई थी। इसमें कपाल कुंडला नामक एक वनवासी कन्या की कहानी है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत की जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इनके द्वारा ही लिखा गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। अगला जो प्रश्न है कि गण देवता किसकी रचना है। तो गण देवता की अगर बात किया है तो गण देवता जो है वह ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है, तो सही ऑप्शन होता है सी। अब इसके बारे में बात किया जाए तो बांग्ला उपन्यास मतलब कि ताराशंकर जो बंदोपाध्याय ये भी एक बंगाल के उपन्यासकार थे, और इसमें गण देवता यानी कि संसार के महान उपन्यासों में गणनीय है, और इसमें भारतीय भाषाओं के शताधिक समकक्ष साहित्यकारों के सहयोग से समग्र भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ के रूप में इसे चुना गया है। और साल 1966 में गण देवता को ठीक है साल 1966 में गण देवता को ठीक है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगर यहाँ पे ताराशंकर बंदोपाध्याय की 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की बात की जाए तो एक तो इनका गण देवता है, और दूसरा जो पुस्तक है उसका नाम है पंचग्राम। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। हालांकि गण देवता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 1966 में मिला था।
अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन जो है वह उसके लेखक कौन है। तो चरित्रहीन की अगर बात किया जाए तो चरित्रहीन के जो लेखक हैं वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो सही ऑप्शन होता है ए। और इस उपन्यास के अगर प्रकाशन की बात किया जाए तो इस उपन्यास का प्रकाशन साल 1917 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो आप सभी ने पता है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था और यह हुमायूं की जीवन चरित्र है। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी। अगला जो प्रश्न है कि इंडिका किसने लिखी है। तो आप सभी ने पता है कि इंडिका के जो लेखक थे वह मेगास्थनीज थे। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिका जो है वह ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत यानी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने कुछ भारत में देखा, उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर वर्णन इंडिका में किया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है आपका कि परिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे पेरिपल्स यानी कि परिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के जो लेखक हैं वह आपके विल्फ्रेड एच साफ हैं। तो सही ऑप्शन होता है सी। इसकी अगर बात की जाए तो इस ग्रंथ की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी और इसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर विल्फ्रेड एच सी ने पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि बीजक, इसके बारे में पहले मैंने आपको बता रखा है सी, मतलब ऑप्शन सही होता है ए। और कबीर पंथी लोग इसे अपनी एक पवित्र पुस्तक भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की रचना हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि रामायण जो है हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य स्मृति का वह अंग है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता जो हैं महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। तो आपसे कई बार रामायण का नाम आदि काव्य आ जाता है। तो आदि काव्य किसे कहा गया है, तो रामायण को कहा गया है और वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रामायण में कुल 7 अध्याय हैं जिसे कांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें श्लोकों की अगर बात की जाए तो इसमें श्लोकों की संख्या कुल 24,000 है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। ऑप्शन है आपका सारिपुत्र पराक्रम या ऋतुसंहारम, मेघदूत या रघुवंशम। तो यहाँ पे ये तीनों जो कृतियाँ हैं ऋतुसंहारम, मेघदूत और रघुवंशम, ये सभी की सभी कालिदास की हैं। और यहाँ पर जो है सारिपुत्रम पराक्रम जो है वह कालिदास की रचना नहीं है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो पूछा गया है कि कालिदास की, तो आपने पता है कि मालविकाग्निमित्रम जी कालिदास की है, विक्रमो वर्षियम भी कालिदास की है और ऋतु संहारम भी कालिदास की है। यहाँ पे बात करते हैं कादम्बरी, तो कादम्बरी जो है वह वाण भट्ट की रचना है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि कादम्बरी जो है वह कालिदास की नहीं बाण भट्ट की रचना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। तो आप सभी ने पता है कि अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वह पाणिनि है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। और सूत्रों की संख्या कुल कितनी है, तो 4000 सूत्रों की संख्या है और यह संस्कृत का व्याकरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो बाबरनामा की अगर बात की जाए तो यह मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया है और इसके लेखक कौन है, तो इसका लेखक बाबर हैं। इसे बाबर की जीवनी भी कहा जाता है और इसे बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वह सोमदेव हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कथा सरित सागर जो है संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी रचना जो है कश्मीर में सोमदेव भट्टराव ने त्रिगर्त
अथवा कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री, कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मतलब कि उनके बेसिक तौर पे मनोविनोदार्थ में किया था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपका कि प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है। तो मैंने बताया कि आपका कि यह जो संबंधित है वह गणित भाषा से संबंधित है और इसके लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य हैं या भास्कर दूती भी इनका नाम आता है, और इनकी पुत्री का नाम था लीलावती, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने इस पुस्तक का नाम लीलावती लिखा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इसमें बेसिक तौर पे लीलावती को संबोधित करते हुए पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है कि विक्रमादेव चरितम पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि विक्रमादेव चरितम के जो लेखक हैं उनका नाम है आपका बिल्हड़, तो सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिल्हड़ जो है 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, और इन्होंने विक्रमादेव चरितम नामक इतिहास की रचना करी है। अगला जो प्रश्न है यह पूछा गया है आपका कि कामसूत्र के लेखक कौन है, तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वह हैं महर्षि वात्स्यायन, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीनतम कामशास्त्र जिसको हम लोग सेक्सोलॉजी के नाम से जानते हैं, यह बेसिक तौर पे एक कामशास्त्र का ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता भी है जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोगों का विस्तृत व्याख्या और विवेचना की गई है। वात्स्यायन या इनका अन्य नाम मिलता है मलंग वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे और इनका समय जो है यह गुप्त वंश के शासनकाल से माना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है यह पूछा गया है कि गोरा किसकी रचना है, तो गोरा जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई। यह एक बंगाल साहित्य के कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात किया जाए तो राष्ट्रगान जनगणमन है, बंगाल का राष्ट्रगान जो है अमार सुनार मतलब इनका जो बेसिक तौर पे प्रमुख रचनाओं में आता है आपका भारत का राष्ट्रगान जनगणमन, ठीक है। और अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो गीतांजलि है, पोस्टमास्टर है, मास्टर साहब है, गोरा है, घने बायरे इत्यादि इनकी सारी रचनाएं हैं। और आपने पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गीतांजलि में, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और यह पूरे एशिया में, ठीक है, मतलब कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले, साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। एशिया कह लीजिए, भारत कह लीजिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, साल 1913 में मिला था। अगला जो क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया है, तो इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इन्हीं के मतलब कि चाणक्य के ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा और इसमें बेसिक तौर पर मौर्य काल के राजनीतिक दशाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि कबीर के दोहों का संग्रह क्या कहलाता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि कबीर के दोहों का संग्रह बीजक कहलाता है और कबीर पंथ को मानने वाले इसे अपना एक, ठीक है, अपना एक विशेष ग्रंथ मानते हैं जिससे कि पूजा लोग करते हैं। तो इसे अपना एक शुद्ध, यानी कि जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए गीता है उसी प्रकार से कबीर पंथियों के लिए क्या है, बीजक है। अगला प्रश्न है आपका कि जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना करी थी, तो जायसी की अगर बात किया जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी पद्मावती हैं और उनके बारे में वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कालिदास का मालविकाग्निमित्रम क्या है, तो कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है, यह एक नाटक है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। इसमें मैंने बताया बेसिक तौर पे कि मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र हैं और इनके प्रेम संबंध और विवाह के बारे में और साथ ही साथ राजघरानाओं में चलने वाले षड्यंत्रों के बारे में वर्णन किया गया है।
अगला जो प्रश्न वो पूछा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वह विष्णु शर्मा है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे बात की जाए कि संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बताया गया है तथा उनमें कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश भी की गई है। अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है या रचयिता कौन है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी कि श्रीमद् भागवत गीता के जो लेखक हैं वह वेद व्यास हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना गया। गीता में अगर बात की जाए तो कुल 18 अध्याय हैं, और इसमें कुल अगर श्लोकों की बात किया जाए तो कुल 700 श्लोक है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि रजननामा किसका फारसी अनुवाद है। तो रजननामा की अगर बात किया जाए तो यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि मतलब कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद कराने वाला मुगल शासक था उनका नाम था अकबर, और अकबर ने ठीक है बदायूनी के द्वारा, और मतलब कि यहाँ पे मूल रूप से आते हैं कि ये भी पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो बदायूनी ने किया था, ठीक है। और किसके कहने पे किया था, तो अकबर के कहने पर किया था। अगला जो प्रश्न है वह है आपका मिलिंद पन्हों मतलब क्या है। तो मिलिंद पन्हों की अगर बात किया है तो यह एक प्रकार का पाली ग्रंथ है। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि पाली मतलब कि मिलिंद पन्हों एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है, और इसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी कि कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था उसका अंग्रेजी में सर्वप्रथम जो अनुवाद है उसे विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आगे की अगर बात किया जाए तो भारत में बेसिक तौर पे विलियम जोन्स ने मतलब कि विलियम जोन्स के द्वारा साल 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया, और इसका मूल उद्देश्य था कि भारतीय जो भी ग्रंथ है उसको अंग्रेजी में अनुवाद कराना। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। तो यहाँ पर आता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो रचना है, ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि निकोलो मैकियावेली इटली का राजनयिक और राजनैतिक दार्शनिक संगीतज्ञ कवि और नाटककार था। मैकियावेली की ख्याति जो है उसकी रचना जो थी द प्रिंस से ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। प्रिंस जो इसकी प्रमुख कृति थी, और इसकी तुलना भारत के मतलब कि चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र से की जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि मैकियावेली कहाँ का था। तो मैकियावेली कहाँ का था, तो इटली का था। अगला जो क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि बाबर ने, ठीक है, बाबरनामा यानी कि तुजुक ए बाबरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी थी, और इसकी मूल भाषा क्या थी, तो तुर्की थी। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला जो प्रश्न है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वह दारा सिको के प्रयासों के द्वारा हुआ। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब बात करते हैं कि जो दारा सिको था मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा को 1633 ईस्वी में युवराज बनाया गया, और उसने उच्च मनसब प्रदान किया गया, और 1645 में इलाहाबाद, 1647 में लाहौर और 1649 में वह गुजरात का शासक बना। उसने कुल 52 उपनिषदों का, ठीक है, अनुवाद सीर ए अकबर, ठीक है, सीर ए अकबर ये उर्दू नाम है। हिंदी में नाम आता है कि सबसे बड़ा रहस्य। हिंदी में सीर ए अकबर को कहा जाता है कि सबसे बड़ा रहस्य नाम से किया था। कुल कितने उपनिषदों का, तो 52 उपनिषदों का इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था।
अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि दारा शिकोह ने सीर ए अकबर नाम से मतलब जो है आपके उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और सीर ए अकबर का जो हिंदी नाम आता है उसका नाम आता है सबसे बड़ा रहस्य। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि इसने कुल 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला जो प्रश्न है कि महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि रज्मनामा को महाभारत कहा जाता है। रज्मनामा जो है यह महाभारत का फारसी अनुवाद है और यह अकबर के कहने पर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत जो है वह कवि कालिदास की रचना है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिक तौर पे कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे। कालिदास अपनी विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतनाओं को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्र कवि का भी स्थान देते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सभी ने पता है कि पतंजलि जो हैं वह योग सूत्र के संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। अगर भारतीय दर्शन की अगर बात की है तो भारतीय दर्शन में कुल 6 दर्शनों का जिक्र होता है जिसमें कि एक योग दर्शन है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि योग मतलब कि योग सूत्रों की रचना जो है वह 400 ईस्वी में ठीक है पतंजलि ने किया था। ठीक है। और अगर अन्य की बात करें तो भारत मतलब कि पतंजलि के द्वारा 3 लिखे और ग्रंथ हैं। एक है आपका अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ और योग सूत्र है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर जो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है वह है आपका कुमार संभवम। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था। तो हिंदू विधि को सर्वप्रथम जो संहिताबद्ध करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं मनु माने जाते हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। तो यहाँ पर जो है कालिदास की अगर बात किया जाए तो मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास की कृति है। और इसमें मैंने बताया है कि मालव देश के रानी मालविका और यहाँ पर विदिता के राजा अग्निमित्र की कहानी है। तो कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। तो सही ऑप्शन आपका होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अगर लेखक की बात किया जाए तो उनका नाम आता है हरिसेन। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इस लेख में समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया और इसमें उन राजाओं का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उनके अधीन हो गए। हरिसेन मतलब कि बेसिक तौर पे अगर बात किया जाए तो एक जैन साधु थे। ठीक है। तो हरिसेन किसके शासनकाल में थे समुद्रगुप्त में। ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है वह अशोक के द्वारा जो स्तंभ है उसी पर लिखा गया है और इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा जिन राजाओं को हराया गया उसके बारे में हमें उल्लेख मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है। तो यहाँ पर मिलिंद पन्हो जो है वह नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवाद के बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला जो प्रश्न है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो मैंने बताया कि चाणक्य जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें मौर्य काल के राजनीतिक दशाओं के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी।
अगला जो क्वेश्चन है कि चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है। तो चरक संहिता की जो विषय वस्तु है इसमें बेसिक तौर पे हमें औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि ऋतु संहारम किसकी कृति है। तो ऋतु संहारम जो है यह कालिदास की एक कृति है। तो सही ऑप्शन होता है सी। अब इसमें इसके बारे में अगर बात की जाए तो ऋतु संहारम जिसमें 6 सर्गों में ग्रीष्म से आरंभ होकर वसंत तक की 6 ऋतुओं का सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया गया है और यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि राज तरंगड़ी मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि राज तरंगड़ी जो है इसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। इसके लेखक जो हैं वह कल्हड़ हैं और इसकी मूल भाषा जो है संस्कृत है। और राज तरंगड़ी का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया कि राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ आता है आपका कि राजाओं का इतिहास यानी कि समय प्रवाह। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि मालती माधव किसकी कृति है। तो मालती माधव की अगर बात की जाए तो मालती माधव जो है वह भवभूति की कृति है। तो सही ऑप्शन होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मालती माधव में कुल 10 अंकों में यानी कि 10 अध्याय हैं जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है। युवावस्था के उन्मादक प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। भवभूति जो थे संस्कृत के महान कवि एवं श्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरितम की प्रस्तावना में भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरितम की प्रस्तावना में लिखा है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं। तो अगर बात किया है तो जातक कथाएं जो हैं वह बोधिसत्व के जीवन पर आधारित हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब यहाँ बात करते हैं कि जातक या जातक पाली, कि यहाँ पे जो है पाली, इसका नाम जातक या जातक पाली या जातक कथाएं आता है। तो 3 नाम आता है, पहला जातक, दूसरा जातक पाली या जातक कथाएं जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुपिटक अन्य खुद के निकाय का 10वां भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिपिटक और सुपिटक के अंतर्गत खुद निकाय का 10वां भाग है और इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाओं का वर्णन हमें मिलता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपका कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। तो अगर बात करें आईने अकबरी की तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आईने अकबरी जो है एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरा ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के ही नवरत्नों के दरबारी कवि अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। और जैसा कि मैंने बात किया कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो पहले आपके अबुल फजल, दूसरे थे फैजी, तीसरे थे तानसेन, चौथे थे बीरबल, 5वें थे राजा टोडरमल, 6वें थे राजा मान सिंह, 7वें थे अब्दुल रहीम खाने खाना, 8वें थे फ़कीर अजियुद्दीन और 9वें थे मुल्ला दो प्याजा। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से अकबर के 9 रत्न थे या नहीं थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है। तो यहाँ पर जंगल बुक की अगर बात किया है तो यह जो है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है जंगल बुक। तो यहाँ पे अगर इस पुस्तक की बात करें तो जो जंगल बुक पुस्तक है इसे साल 1894 में लिखा गया और नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक जो हैं रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों का यह संग्रह है। इन कहानियों को पहली बार कालीचरण के द्वारा, ठीक है, बेसिक तौर पे 1893-94 में प्रकाशित किया गया। कालीचरण यहाँ पे प्रकाशन का नाम है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसे नोबेल रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में मिला और जंगल बुक का जो प्रकाशन है 1893-94 में किया गया था। अगला जो पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन की अगर बात किया जाए तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया है कि एडम स्मिथ जो है वह स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और वेल्थ ऑफ नेशन का जो प्रकाशन है साल 1776 में हुआ था। यह क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत ग्रंथ है। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ एक स्कॉटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ डार्कनेस जो है
इसके लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक हैं वह B.S. नयपाल हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला जो प्रश्न है कि द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखिका कौन है? तो गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग की जो लेखिका हैं उनका नाम अरुंधति राय आता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है, ठीक है, सी। और द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार के से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ लेखन के अलावा इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में हिस्सा भी लिए। उनकी अन्य अगर पुस्तकों की बात किया जाए तो न्याय का गणित, आहत देश, कटघरे इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि खुशवंत सिंह जो हैं भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल करी। ए ट्रेन टू द जो पाकिस्तान है यह साल 1956 में प्रकाशित हुई और इसमें पंजाब के एक कल्पित गांव मनु माजरा की कहानी कहता है। यह गांव भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब ही स्थित है। यहाँ सदियों से मुसलमान और सिख मिलजुल कर रहते हैं, पर देश के विभाजन के साथ वहाँ की स्थितियाँ बदल जाती हैं। इसी के इर्द गिर्द ए ट्रेन टू द पाकिस्तान जो पुस्तक है उसमें कहानियाँ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बात करते हैं कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के जो लेखक हैं इनके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम आता है अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ यह भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी थे। भारतीय गणतंत्र के यह 11वें राष्ट्रपति थे। कलाम ने साहित्यिक रूप से अपने विचारों को 4 पुस्तकों में समाहित किया। उनकी जो पहली पुस्तक थी उसमें था इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उसके बाद माई जर्नी, तीसरा था आपका इग्नाइटिंग माइंडेस्ट अनसिंग द पावर विद इन इंडिया और चौथा है टर्निंग पॉइंट अ जर्नी टू द चैलेंज, ठीक है। तो ये इनकी 4 पुस्तकें मूल रूप से ज़्यादा फेमस रहती हैं। अगला जो पुस्तक उसमें पूछा गया है कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ अननोन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ अननोन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह नीरज सी चौधरी हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। इस कृति के लिए साल 1975 में इन्हें साहित्य के अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर इनकी अन्य पुस्तकों की बात किया जाए तो इनकी एक पुस्तक है ए पैसेंजर टू इंग्लैंड जो कि 1959 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्किल जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल इन इंडिया जो कि 1967 में पब्लिश हुई थी। और बात करते हैं एन ऑटोग्राफी ऑफ अ अनओन इंडिया, तो इस यह जो पुस्तक है साल 1951 में पब्लिश हुई थी और 1975 में इसे साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। अगली जो पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी के जो लेखक हैं वह हैं B.M. कौल। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला जो पुस्तक है मतलब अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? तो यहाँ पर बात करते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो है नाटक लिखा था उसका नाम था आर्म्स एंड द मैन। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल साहित्य विजेता 1925 महान नाटककार व कुशल राजनीतिज्ञ मानवतावादी थे। आर्म्स एंड द मैन इनके प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। इनके अतिरिक्त इनका पहला नॉवेल जो था वह था इम्माटूरी, ठीक है। तो यह नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है आपका कि गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो गांधी एंड स्टालिन जो पुस्तक है वह लुईस फिशर की कृति है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला जो पुस्तक है वो पूछा गया है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो संजय बारू जो हैं वह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं, ठीक है। और इसमें बेसिक तौर पे जो है मनमोहन सिंह के कार्यकाल की व्याख्या की गई है और इस पुस्तक को साल 2014 में पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ
अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है वह बेसिक तौर पे अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आप यहाँ पे बात करते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। उसके बाद यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। सही ऑप्शन होता है आपका सी। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। साल 1952 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं मार्क टूली। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो खुशवंत सिंह ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम है टूट एंड लिटिल मैलिस। ठीक है, टूट एंड लिटिल मैलिस इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर मालगुडी डेज की अगर बात किया जाए तो इसके लेखक आर के नारायण है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। कई बार इसको एग्जामों में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स के जो लेखक हैं वह अब्दुल कलाम आज़ाद हैं जिन्हें भारत के मतलब कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी 4 पुस्तकें हैं जिनमें से आपका एक है आपका इग्नाइटेड माइंड्स। और आज का जो अंतिम प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं वह ज्योतिबा फूले हैं और इन्होंने ठीक है महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किया था और गुलामगिरी में इन्होंने बेसिक तौर पे ब्राह्मणवाद की घोर आलोचना की है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज का पहला सेशन जो कि आपके स्टैटिक्स जीके जीएस पे आधारित इतिहास की प्रमुख पुस्तकों का यह पहला पार्ट रहा जिसमें हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चनों को देखा। दूसरे पार्ट में भी हम 100 से 150 क्वेश्चनों को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।